डियर स्टूडेंट्स, तब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे एनटीएससी के अंदर आएगा 10 अगस्त को जो होगा, और वो हमारे पास में क्या आएगा, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा बेटा। ओके, ये आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर, आपने इसके बारे में कभी नहीं पढ़ रखा है 9th क्लास के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है बेटा, ये हमारा 9th क्लास के लिए है मेनली। आपने डाइवर्सिटी के बारे में कभी नहीं पढ़ रखा होगा और आपको ये चैप्टर देखना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कैसे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, किस तरह के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म। क्या होता है बेटा, डिफरेंट फॉर्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डिफरेंट फॉर्म है वो क्या कहलाई जाती है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाई जाती है। अब देखो बेटा किस तरह से है, आप एक रूम में लेना तो रूम में भी एक डाइवर्सिटी है। आप ह्यूमन बीइंग रह रहे हो, एक अलग ऑर्गेनिज्म हो गया। उसके बाद अपने रूम में आप देखोगे कि अलग को इंसेक्ट भी मिल रहा है, मॉस्किटोज मिल रहे हैं तो वो अलग हो गया, मक्खी भी मिल रही है, वो भी हमारे पास में एक अलग वैरायटी हो गई है। ठीक है बेटा, फिर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिल रहे हैं, बैक्टीरिया जो आपको दिखाई नहीं दे रहे तो वो भी क्या है, एक हमारे पास में एक नया ऑर्गेनिज्म है। ओके बेटा, अब आप इस रूम से थोड़ा बाहर जाओ, घर पे चले जाओ। ठीक है, तो आपने वहाँ पे क्या देखा, आपने अलग अलग तरह के, आपने और भी इंसेक्ट्स देख लिए, आपने और भी मॉस्किटोज देख लिए, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अलग अलग हो गई। फिर आप थोड़ा पार्क में चले जाओ, अब पार्क में आपकी वैरायटी और बढ़ जाएगी, आपको अलग अलग तरह के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, ये भी एक ऑर्गेनिज्म हो गया। आपने वहाँ पे अलग अलग तरह के बर्ड्स देखे हैं, अलग अलग तरह के आप एनिमल देख रहे हो, डॉग देख रहे हो, कैट देख रहे हो। ठीक है, तो डिफरेंट आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो। यहाँ पर वहाँ पे जैसे जैसे आप बड़े एरिया के अंदर जाओगे तो डाइवर्सिटी भी क्या होती रहेगी, बढ़ जाती है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी क्या हो जाते हैं बेटा, बढ़ जाते हैं। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो अगर हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हम क्या वर्ड लगा देते हैं, बायो, और डाइवर्सिटी के लिए हम क्या वर्ड लगा देते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है बेटा, द टर्म है बायोडाइवर्सिटी की, द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज गिवन बाय वॉल्टर जी रॉजन। किन्होंने दी थी बेटा, ये वॉल्टर जी रॉजन ने दी थी इन 1986। किन्होंने दी थी बेटा, वॉल्टर जी रॉजन इन 1986। तो इसका मतलब आप ये मत समझना कि बायोडाइवर्सिटी तो 1986 से ही होनी शुरू हुई है, नहीं। पहले इसको हम डाइवर्सिटी के नाम से कहते थे कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग तरह की फॉर्म है। हम ह्यूमन बीइंग, मैमल अलग में आते हैं, रैट्स भी मैमल्स के अंदर आते हैं, लॉयन भी मैमल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, जो आप अलग अलग तरह के वॉर्म्स, कीड़े देखते हो, अलग तरह के एनिमल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, जो आप इंसेक्ट्स देखते हो अलग तरह के एनिमल्स है। प्लांट्स में भी आप अलग ही देखते हो, वो अलग तरह के आते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स देखते हो अलग तरह के आते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। पहले इसको डाइवर्सिटी वर्ड ही यूज़ किया जाता था कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट जो ये टर्म है कि बायोडाइवर्सिटी कब कहा गया, 1986 के अंदर, और ये टर्म किन्होंने दी, वॉल्टर जी रॉजन ने दी है बेटा। ओके, क्लियर है सारे बच्चों को। तो देखो, अब अगर मैं आपको बात कहूँ, इट इज एस्टिमेटेड दैट on this earth there are 10 millions of the species, 10 million of the species of living organism, in which only 1.6 to 1.7 million species are discovered and remaining are yet to be discovered. इसका मतलब समझना बेटा, हमारे एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है कि अनुमान है कि इस अर्थ पर 10 मिलियन ऑफ द स्पीसीज प्रेजेंट है। देखो बेटा, पॉपुलेशन और स्पीसीज में दिन रात का फर्क है। ह्यूमन बीइंग इज अ स्पीसीज, रैट इज अ स्पीसीज, मंकी इज अ स्पीसीज। तो आप ये हमें क्या कह रहे हैं, स्पीसीज। एक जैसी स्पीसीज का जो ग्रुप होगा उसे हम पॉपुलेशन नाम दे देते हैं। ठीक है बेटा, कि हम सब इंडिविजुअल का एक ग्रुप हो गया, उसे हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, पॉपुलेशन कह देंगे। बट अगर हम स्पीसीज के बारे में बात करें तो एक हम ह्यूमन बीइंग एक अलग तरह की स्पीसीज हो गए। तो इस तरह से अनुमान, एस्टिमेट है, खाली अनुमान है कि इस अर्थ के ऊपर 10 मिलियंस ऑफ द स्पीसीज आर प्रेजेंट। लेकिन उनमें से अभी 1.7 to 1.
1.8 के अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑफ द स्पीसीज आर डिस्कवर्ड, इतनी डिस्कवर्ड हुई है, बाकी डिस्कवर मतलब डिस्कवर होना बाकी है। अनुमान है साइंटिस्ट का कि क्योंकि डीप ओशियंस के अंदर साइंटिस्ट नहीं जा सकते हैं, अमेजोन की जो डीप फॉरेस्ट है, अलग अलग तरह की जो डीप फॉरेस्ट है वहाँ पे साइंटिस्ट नहीं जा सकते हैं, और रोज़ नया एक ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड होता भी है। अगर आप इस तरह की कोई चीज़ें पढ़ते हो तो आप देखोगे कि आज नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ, आज नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ। तो डिस्कवरी अभी भी चल रही है। जैसे मैं आपको एक कॉमन से एग्जांपल दूं, भाई आप तो चलो हम क्लासरूम के अंदर नहीं बैठे हुए, मैंने क्लासरूम के अंदर गई और मैंने वहाँ पे स्टैंड की पूरी की पूरी बेंचेस भरी हुई, इस पूरी बेंच के इमेजिन करो 20 बेंच थी, तो अप्रॉक्स मैंने क्या एस्टिमेट है, मेरा अनुमान है कि इस क्लास में 50 बच्चे होंगे, 50 के अराउंड बच्चे होंगे, उनमें से 12 तो लड़कियाँ हैं, बाकी 38 क्या हैं लड़के। मेरा खाली अनुमान है, मैंने काउंट नहीं किया है कि रूम को देखते हुए इस तरह से देखते हुए। ओके बेटा, तो ऐसे ही साइंटिस्ट का भी अनुमान है, साइंटिस्ट का भी अनुमान है कि इस अर्थ पर 10 मिलियंस ऑफ द स्पीसीज हैं, जिनमें से इतने डिस्कवर हो गई हैं, अभी भी डिस्कवर करना बहुत ज़्यादा बाकी है। ओके बेटा, तो ये रोज़ नई एक सर्च चलती है, तो हम इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जगह आज हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? बायोडाइवर्सिटी। एंड दिस टर्म इज गिवन बाय वॉल्टर जी रॉजन इन 1986 के अंदर दिया था। और क्या अनुमान है इस अर्थ पर कि 10 मिलियंस ऑफ द स्पीसीज प्रेजेंट है, जिनमें से 1.7 से लेके 1.8 ही डिस्कवर हुई है, बाकी डिस्कवर होना बचता है अभी भी। ओके बेटा, अब अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है मेगा बायोडाइवर्सिटी आ जाता है बेटा। क्या आ जाता है बेटा? मेगा बायोडाइवर्सिटी। मेगा का मतलब क्या होता है? लार्ज। बायोडाइवर्सिटी लिविंग फॉर्म, जहां पर अभी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम? मतलब मेगा बायोडाइवर्सिटी द एरिया वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट, वो क्या कहलाई जाती है? मेगा बायोडाइवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट बेटा हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्या बेटा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द एरिया वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ द डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इज नॉन एज मेगा बायोडाइवर्सिटी। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे मैंने क्या कहा, भाई रूम है, रूम में आपको 2 या 3 स्पीसीज देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या कहा, थोड़ा पार्क में गए तो आपको थोड़ी और स्पीसीज देखने को मिली। फिर मैंने क्या कहा कि आप खेत के अंदर चले जाओ तो आपने और तरह की स्पीसीज देखने को मिली। फिर मैंने कहा कि आप जंगल के अंदर चले जाओ तो कहाँ ज़्यादा स्पीसीज मिलेंगे आपको देखने की? अलग अलग वेराइटी कहाँ मिलेगी? रूम में मिलेगी या एक फॉरेस्ट में ज़्यादा मिलेगी? कहाँ मिल रही है? फॉरेस्ट में ज़्यादा मिल रही है। तो ऐसे हमारे अर्थ पर ऐसे एरियाज है जहाँ पर ये डाइवर्सिटी लार्ज अमाउंट के अंदर मिलती है। कैसे मिलती है बेटा? लार्ज अमाउंट के अंदर ये डाइवर्सिटी मिलती है, तो वो एरिया क्या कहलाए जाएंगे? मेगा बायोडाइवर्सिटी। अगर आपने सुना है हमारे इंडिया के अंदर वेस्टर्न घाट, अगर हम बात करते हैं, सुना है ना, वेस्टर्न घाट है, नॉर्थर्न हिमालय है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा मिलते हैं, अलग अलग स्पीसीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे इंडिया में वही मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे इंडिया के अंदर वो मेन क्या हो गए? मेगा बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स हो गए। ऐसे अगर आपने अमेजोन के फॉरेस्ट नाम सुना है, इंडिया के इन ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है? अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर मिलती है। आप एक साइट देखते हो ना, सेलिंग वाली अमेजोन साइट देखते हो ना बेटा, अमेजोन, इसका नाम अमेजोन फॉरेस्ट से ही पड़ा हुआ है। इसलिए पड़ा हुआ है कि अमेजोन क्यों? क्योंकि अमेजोन में डिफरेंट कैटेगरीज के, डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, तो ऐसे अमेजोन पे भी डिफरेंट प्रोडक्ट है। इसीलिए इसका नाम भी साइट का, कि हर चीज़ आपको अलग अलग तरह की वैरायटी देखने को मिलेगी, इसलिए उस साइट का नाम भी क्या दिया हुआ है? अमेजोन। तो अमेजोन फॉरेस्ट, घने जंगल आपने देखा है, वहाँ पे नाम भी सुना है। अगर हम बात करेंगे इसे तो लंग ऑफ अर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंग ऑफ अर्थ कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो आपको ये ध्यान देना है कि जैसे कि आपको वो एरिया है मेगा बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे लार्ज अमाउंट के अंदर क्या मिलती है बेटा? डाइवर्सिटी मिलती है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? मेगा बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बात करेंगे ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पर जो मेगा बायोडाइवर्सिटी होती है, क्वेश्चन भी आया है बेटा ये, मेगा बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न। समझते हो ना आप सारे बच्चे, ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि कर्क रेखा से मकर रेखा तक जो फैली हुई जो जितनी भी कंट्रीज आती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है बेटा, मेगा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ से ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिकल भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम टॉपिक लिखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 12 कंट्रीज आती है बेटा। कितनी कंट्रीज आती हैं? 12 कंट्रीज, इन विच इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मेगा बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हमारा इंडिया भी क्या है बेटा, एक मेगा बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्या बेटा हमारा इंडिया भी क्या है बेटा, मेगा बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। अब तुमसे 12 कंट्रीज भी पूछ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी बुक के अंदर दी हुई है, बाकायदा कॉलम के अंदर लिख के दी हुई है। आप देखना जब हमारा पेज स्टार्ट होता है वहाँ सेकंड पेज पे कॉलम के अंदर लिखी हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। क्वेश्चन आ गया कि मेगा बायोडाइवर्सिटी विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेगा बायोडाइवर्सिटी, तो आपको ये सारी याद रखनी है। अभी मैंने उसके लिए एक फॉर्मूला बताया, बताती हूँ तो आपको ये समझ में आया बेटा। मेगा बायोडाइवर्सिटी हमने क्या कहा, द एरिया वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ द डाइवर्सिटी इज प्रेजेंट, इसे हम क्या कह रहे हैं, मेगा बायोडाइवर्सिटी। और हमारे अर्थ में कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसके अंदर कितनी कंट्रीज आती है, 12 कंट्रीज आती है। जिसके अंदर कितनी कंट्रीज आती है बेटा, 12। और वो 12 कंट्रीज है क्या, आपको क्या याद रखना है, m³ c² I² बैप्जा। ठीक है बेटा, 3 और 2 5 और 2 7 8 9 10 11 12 12 कंट्रीज हो जाएंगी। क्या याद रखना आपको, m³ c² I² बैप्जा। m से क्या होगा, 3m लिख देना, ठीक है, c से 2c लिख दिए, I से 2I लिख दिए, क्लियर है। m से क्या होता है, मैडागास्कर, क्लियर। m से क्या हो जाएगा, मलेशिया। ठीक है बेटा, हमने क्या कहा, m³ c², m से क्या हो गया, मैडागास्कर, m से क्या हो गया, मलेशिया हो गया, m से क्या हो गया, मैक्सिको, क्या हो गया बेटा, मैक्सिको। c से क्या हो जाएगा, कोलंबिया, c से क्या हो जाएगा, चाइना, I से क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया, I से क्या हो जाएगा, इंडिया, I से क्या हो जाएगा, इंडिया। B से क्या हो जाएगा, ब्राज़ील, E से क्या हो जाएगा, इक्वाडोर, ठीक है बेटा। P से क्या हो जाएगा, पेरू, J से क्या हो जाएगा, जायर, और A से क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा बेटा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। इक्वाडोर की स्पेलिंग EQUA। ओके बेटा, तो ये हमने क्या कहा, डिफरेंट 12 कंट्रीज हो गई है। क्या हो गया बेटा, डिफरेंट 12 कंट्रीज। तो आप ये मत समझना कि पहले नंबर पे मैडागास्कर, तो मैडागास्कर में इन सब में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये खाली मैंने आपको याद करने के लिए बताया कि आप किस तरह से याद रख सकते हो। तो मैंने क्या कहा, एक फॉर्मूला बनाया, m³ c² I² बैप्जा। m से क्या हो गया, मैडागास्कर, एक m से मलेशिया, एक m से मैक्सिको, c से कोलंबिया, c से चाइना, I से इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, पेरू, ठीक है, JR एंड द ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से 12 कंट्रीज हो गई हैं। अगर किसी ने पूछा इसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मेगा बायोडाइवर्सिटी इन सब में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, लार्जेस्ट मेगा बायोडाइवर्सिटी इन सब में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो अभी मैंने जस्ट बताया हमारे इंडिया के अंदर हमने क्या कहा था, अमेज़न फॉरेस्ट है। और आप सबको पता है ना अमेज़न फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है, ब्राज़ील के अंदर है। कहाँ है, ब्राज़ील के अंदर। तो ब्राज़ील इन सब में सबसे ज़्यादा मेगा बायोडाइवर्सिटी का एरिया है। बाकी यहाँ पे सब में मेगा बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा मिलती है। आपको इतनी मेरी बात समझ में आई। तो मैंने आपको यहाँ तक क्या बताया है, अभी बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दी है, कितनी स्पीसीज है, क्या अनुमान लगाया गया है, और हमने क्या पढ़ा है, मेगा बायोडाइवर्सिटी। ये खाली जनरल है बेटा, ये खाली जनरल है। इसका पहला पेज मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी, तभी आपको ये समझ में आएगा। बिकॉज पहले पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने आसपास अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म देखते हैं। बिल्कुल हम अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म देखते हैं, नो डाउट, ठीक है। कोई छोटा दिखता है, कोई बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है, कोई किस तरह का दिखता है, कोई किस तरह का दिखता है। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म हम सारा जब डाइवर्सिटी कंप्लीट करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो हमने ये सीधी जनरल सी चीज़ें पढ़ी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, मेगा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। अब अगर हम बात करेंगे कि इन सब का जो हम पढ़ते हैं हम किसके अंदर पढ़ते हैं बेटा, ये हमारी बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसे हम क्या नाम देते हैं, टेक्सोनोमी कहेंगे।
क्या कहेंगे बेटा, टेक्सोनॉमी। ये हमारी बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है। ओके बेटा, तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with identification, classification and nomenclature to organisms, and nomenclature to organisms। वो चीज़ क्या कहलाई जाती है, टेक्सोनॉमी कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है बेटा, टेक्सोनॉमी कहलाई जाती है। एक चीज़, अब एक चीज़ नोट करना बेटा, अभी देखो आपको क्या कहा, आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम, हमें यही चीज़ें पढ़नी है कि हमने ऑर्गेनिज्म को कैसे कैसे अलग अलग ग्रुप में डाला है। भाई आपने मैमल्स नाम सुना है, आपने रेप्टाइल्स नाम सुना है, आपने एम्फीबियंस नाम सुना है, हमने क्यों उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डाला है, वही चीज़ क्या कहलाई जा रही है, टेक्सोनॉमी कहलाई जा रही है। क्या कहलाई जा रही है, टेक्सोनॉमी। मैं आपको एक सीधा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। अब आपको आपकी क्लास के अंदर मैं अगर बात करूँ 9th क्लास के अंदर लगा लो 400 के अराउंड या 450 के अराउंड स्टूडेंट्स है आज की तारीख में। ठीक, आपके 9th क्लास में कितने 450 के स्टूडेंट्स हैं। क्या सारे बच्चों को एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया है? नहीं रखा गया। आपके अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं। क्यों, कैसे सेक्शंस बनाए गए? पहले आपको आइडेंटिफाई किया गया है कि भाई जो इतने बच्चे जो 95% अबव बच्चे आए थे उनको एक ग्रुप में, जो 90 से 95% आए उनको एक ग्रुप में, जो 80 से 95, तो पहले आपकी परसेंटेज आइडेंटिफाई की है, क्योंकि आपको आइडेंटिफिकेशन किया गया है कि इतने परसेंटेज, तो आपका 40 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया गया है। बनाया गया है, नहीं बनाया गया। फिर आपको क्या दिया गया है ना, आपको क्लासीफाई, जैसे कि आपको मैंने क्या पहले आइडेंटिफाई किया, उन बच्चों को अलग सेपरेट कर लिया गया है, 95% अलग वाले, ये अलग वाले। अब आपने फिर क्लासिफिकेशन कर दिया, भाई 10 ग्रुप बन गए ऐसे बच्चों को, उनको अलग अलग रूम में रखो, अलग अलग ग्रुप रखो। फिर आपके सेक्शंस के नाम दिए गए हैं। फिर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है बेटा, ग्रुप करना, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, सारा हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को हमने ग्रुप कर दिया। 95% वाले बच्चे आए थे अबाउ 95% उनको अलग रख दिया, 90 से 95% वाले को अलग रख दिया, 80 से 90% वाले बच्चों को अलग, तो वो ग्रुपिंग बना दी। इस तरह हमारे पास 10 या 11 ग्रुप बन चुके हैं। अब लास्ट में हमने क्या दिया उसको, नॉमेनक्लेचर। आपको सेक्शंस के नाम दे दिए गए। भाई जो 95% आया उसको ए दे दिया गया, उसको बी दे दिया गया, उसको सी दे दिया गया, उसको डी। तभी तो हम पहचानेंगे, पहचानते हैं नहीं भाई, पता लगा कि क्या है भाई, उस रूम से थोड़ी ना पहचानेंगे। हम क्या पहचानते भाई, 9th का F10 सेक्शन कौन सा है, 9th F8 है, 9th F9 है, 9th F7 है, ऐसे ही तो है। तो ये चीज़ हम क्या कह रहे हैं, ये सारी स्टडी जो हम कर रहे हैं वो क्या कहलाया जाएगा, टेक्सोनॉमी कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी हम क्या कह रहे हैं, बायोलॉजी की ही ब्रांच होती है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, हम क्लासिफिकेशन, हमने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, हमने क्लासिफाइड किया और उनको हमने नाम दिया, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, टेक्सोनॉमी कहलाई जाएगी। आगे बेटा मेरी बात समझ में, पहले हम हर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई, भाई इसका कैरेक्टर ये वाला, इसको एक ग्रुप में, इनके कैरेक्टर ये है, इनको एक ग्रुप में रख दिया, और लास्ट में हमने क्या दे दिया, उनको नाम दे दिया है। ठीक है बेटा, तो ये स्टडी क्या कहलाई जाएगी, टेक्सोनॉमी कहलाई जाएगी। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, क्या कहलाई जाती है, टेक्सोनॉमी। तो तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स, तो क्या कहोगे, टेक्सोनॉमी में क्या इंक्लूड किया जा रहा है, आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड किया जा रहा है। फिर क्या इंक्लूड किया जाता है, क्लासिफिकेशन, और फिर हमने क्या कहा, नॉमेनक्लेचर। ये तो 3 चीज़ें आती है, आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाइड ग्रुपिंग में करना, और नाम देना। नाम से पता लग रहा है, नॉमेनक्लेचर, नाम दिया जाता है ऑर्गेनिजम्स को, तो इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, टेक्सोनॉमी। क्या नाम दे रहे हैं बेटा, टेक्सोनॉमी। तो एक्चुअल में जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं। ओके, क्लियर है सारे बच्चों को। अगर मैं आपको जनरल बताऊं, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, क्लियर है। फिर हम क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे हम इनके बारे में। आइडेंटिफिकेशन तो खाली एक डेफिनेशन होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, और नॉमेनक्लेचर क्या होता है। ओके बेटा, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, आइडेंटिफाई, आप किसी को भी किसके बेस पे आइडेंटिफाई करते, बताओ मुझे, किसके बेस पे आइडेंटिफाई करो भाई। आपने कहा भाई मुझे आइडेंटिफिकेशन करो, तो आपने क्या कहा भाई, मैडम है,
फिर हमारे बायोलॉजी टीचर के बारे में आइडेंटिफाई किया, तो आपने क्या कहा, बायोलॉजी टीचर हमारी रेखा मैडम है, ठीक है, एक फीमेल है, ठीक है, आज उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए, इनकी शक्ल ऐसी दिखती, तो आपने मुझे क्या क्या आइडेंटिफाई किया। आपने किसके बेस पे आइडेंटिफाई किया बताओ, तो आइडेंटिफिकेशन हम क्या कहेंगे भाई, आपने मेरे कैरेक्टर्स के बेस पे मुझे आइडेंटिफाई किया, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिफिकेशन कहेंगे। तो हमने क्या कहा, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स, कि भाई कैसे चलता है, कैसे रहता है। आप इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखते हो ना, तो उसे आपने क्या कहा, आइडेंटिफिकेशन का, क्या कहा, आइडेंटिफिकेशन ना। मैंने अगर किसी ने कहा भाई एनीवन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या हो जाता है बताओ। अभी अभी मैंने कहा कैरेक्टर पे, आपने मुझे कैरेक्टर आइडेंटिफाई तो कर लिया कि फीमेल हूँ मैं, ये सारी चीज़ हूँ, बट आपने कहा कि स्पेशल मेरा कैरेक्टरिस्टिक, आप इंग्लिश में लिखते हो ना, राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द दिस पॉइंट एंड दिस वन लिखते हो, या हिंदी में लिखते हुए उस कवि का परिचय दो, तो वो परिचय होता क्या है, अब उसमें क्या लिखते हो उसके बारे में, खाली वो कैसा दिखता है ये लिखते हो, या उसमें आप ये भी लिखते हो कि उसका एजुकेशन किस तरह से है, उसका बिहेवियर किस तरह से है। तो ध्यान देना बेटा, कैरेक्टर एक्चुअल में होता क्या है, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, एक आदमी, एक ऑर्गेनिज्म है, अपीयरेंस, बिहेवियर, किस तरह का बिहेवियर करता है, अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज कैरेक्टर, ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज कैरेक्टर, क्या कहलाया जाता है, वो कैरेक्टर कहलाया जाता है। अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज कैरेक्टर। तो पहला आइडेंटिफिकेशन तो सिर्फ यही है कि हमने ऑर्गेनिज्म को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई, उसकी लेग ऐसी है, उसकी बॉडी पे हेयर प्रेजेंट है, डिफरेंट हम अलग अलग सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे। आप बाद में धीरे धीरे सब चीज़ें जान जाओगे किस किस तरह से क्या क्या आइडेंटिफिकेशन किया गया है। ओके बेटा, अब हमने क्या क्या क्लासिफिकेशन, अब देखो आपको कॉमनली, चलो आपको पता है मैमल सबको पता है, आपने रेप्टाइल्स भी सबने सुना होगा, आपने एम्फीबियंस भी, तीन चीज़ें तो आपने सबने सुनी हुई है, एनिमल्स के इसके अंदर सुनी हुई है ना। तो क्लासिफिकेशन हमने ग्रुप में डाल दिया है, हमने ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में डाल दिया है, किसके अकॉर्डिंग, सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग। पे मैमल जो अपने बच्चों को दूध पिला रहे थे, जिनकी बॉडी पे बाल थे, उन सबको एक ग्रुप के अंदर डाल दिया, ठीक है। रेप्टाइल जो रेंग कर चल रहे थे, क्रीपिंग मूवमेंट था, उनको हमने एक ग्रुप में डाल दिया। एम्फीबियन जो दोनों भी पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, उनको हमने किसके अंदर डाल दिया, एम्फीबियंस के अंदर। तो हमने ग्रुपिंग की अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टर्स, ध्यान देना बेटा, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, grouping of organisms according to similar characters, according to similar characters, but अब आगे मैं बाद में पूरा करूंगी, अभी मैंने क्या कहा भाई, मैमल्स, अभी मैंने क्या कहा, एम्फीबियंस, अभी मैंने थर्ड वन क्या नाम दिया, रेप्टाइल्स कहा, क्या कहा, रेप्टाइल। मैमल जिसकी बॉडी पे आपने क्या कहा भाई, हेयर प्रेजेंट और अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं। एम्फीबियन जो लैंड एंड वाटर दोनों पर रहते हैं, और रेप्टाइल्स का आपने क्या कहा, जो क्रीपिंग रेंग कर चलते हैं, आपने उसे क्या कहा, रेप्टाइल। हमने इनमें सब में एक कैरेक्टर थे, एक के अंदर रख दिया, काऊ है, बफेलो है, ठीक है, लॉयन है, हम ह्यूमन बीइंग है, सब किसके अंदर आ गए हैं बेटा, हम इन्हीं के अंदर आ गए हैं। एम्फीबियन फ्रॉग है, सैलेमंडर एम्फीबियन के अंदर आ गए, ठीक है, स्नेक है, लिजार्ड है, ये सारे किसके अंदर आ गए हैं, रेप्टाइल्स के अंदर आ गए। अब मुझे बता, हमने सिमिलर कैरेक्टर में हमने एक ग्रुप में डाल दिया, बट डिसिमिलर टू अदर्स, लेकिन दूसरों से वो अलग है। भाई मैमल के कैरेक्टर इससे थोड़ी ना मिल रहे हैं, इसलिए तो हमने उनको एक ग्रुप में डाला हुआ है। तो ये चीज जरूर याद रखना है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टर्स बट डिसिमिलर टू अदर, वो चीज क्या कहलाई जाती है, क्लासिफिकेशन कहलाई जाती है। कैसे क्लासिफिकेशन हम सब डिस्कस करेंगे, मैं आपको इसमें खाली आपको क्या बता रही हूँ, ओनली एंड ओनली मैं आपको क्या बता रही हूँ, उनकी डेफिनेशन बता रही हूँ। अब हमने क्लासिफिकेशन कर दिया कि मैमल में ये एनिमल आगे टाइगर, ये सारे। अब हमें लास्ट में क्या देना है, नाम देना है, टू गिव द नेम। हर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग से नाम दिया गया है, टू गिव द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनको तो दे रखा है, लेकिन हमने ऑर्गेनिजम्स को भी अलग अलग नाम दिया है, वो चीज़ क्या कहलाई जाती है, इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर।
क्या कहलाई जाती है बेटा, वो नॉमेनक्लेचर कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है, नॉमेनक्लेचर। टू गिव द नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो चीज़ क्या कहलाई जाती है, नॉमेनक्लेचर, नामकरण करना। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या कहलाई जा रही है बेटा, टैक्सोनॉमी कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है, टैक्सोनॉमी। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? एनी डाउट किसी बच्चे को? तो हम ध्यान देना, क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, हम आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन हमने क्या कहा, आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनिज्म को अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर। हमने क्लासिफिकेशन कहा, हम क्या क्लासिफिकेशन कह रहे हैं, ग्रुपिंग करना ऑर्गेनिज्म को सिमिलर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, बट दूसरों से वो अलग होने चाहिए। और नाम देना हम क्या कह रहे हैं, नॉमेनक्लेचर। और इन तीनों की स्टडी क्या कहलाई जाती है बेटा, टैक्सोनॉमी। क्या कहलाई जाएगी बेटा, टैक्सोनॉमी कहलाई जाएगी। तब हमारे नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन की तो खाली डेफिनेशन ही आती है। क्या आती है हमारे पास, आइडेंटिफिकेशन की ओनली डेफिनेशन आती है बेटा। जो हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर पढ़ना हो, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो हमने क्या कहा, देखो आप, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताती हूँ। ठीक है, मैं क्या बताती हूँ बेटा आपको, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताती हूँ। आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। पहला आपको मैं कुछ बता रही हूँ, फादर ऑफ, ये आपके पूछे जाते हैं बेटा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब के अंदर। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, बायोलॉजी में मेन क्या करते हैं, फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। ये चार फादर्स के नाम आपको याद रखने हैं, फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। पहले मैं आपको जूलॉजी लिख देती हूँ, फिर मैं आपको क्या लिखूंगी बेटा, बॉटनी, क्योंकि एक ही है इसीलिए। ओके, टैक्सोनॉमी कौन है बेटा, कार्लस लिनियस। टैक्सोनॉमी की इनकी बहुत बड़ी देन है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है, कार्लस लिनियस को। बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कौन है बेटा, फादर ऑफ बायोलॉजी है। फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है, एरिस्टोटल ही है। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रेस्टस। कौन है बेटा, थियोफ्रेस्टस। ये कौन है, फादर ऑफ बॉटनी है। ये चार आपको याद रखने हैं। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पे बेसिक्स पढ़ लिया है डाइवर्सिटी का। क्या पढ़ लिया बेटा, हमने यहाँ पर बेसिक्स ऑफ द डाइवर्सिटी पढ़ा है। तो फटाफट मेरे साथ एक रिवीजन लेंगे कि भाई हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। तो सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ी है कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या। डाइवर्सिटी का मतलब हमने क्या बताया बेटा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या बताया बेटा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और उसे हम क्या नाम देते हैं, बायोडाइवर्सिटी। क्या नाम देंगे, बायोडाइवर्सिटी। एंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी किन्होंने दी है, वाल्टर जी रॉजन ने दी है 1986 के अंदर। ठीक है बेटा, फिर हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, मेगा बायोडाइवर्सिटी। क्या पढ़ा बेटा, मेगा बायोडाइवर्सिटी पढ़ा। मेगा बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, द डाइवर्सिटी विच आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। वो हमने क्या कहा, मेगा बायोडाइवर्सिटी जो लार्ज के अंदर है, कहाँ से कहाँ तक हमारे अर्थ पे फैली हुई है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक फैली हुई है। ओके बेटा, इसके अंदर कितनी कंट्रीज आती हैं, 12 कंट्रीज। m3, c², i², बैप्जा। याद रह जाएगा सारे बच्चों को। एम से क्या हो गया, मेडागास्कर, मलेशिया, मेक्सिको। सी से कोलंबिया, चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर। ठीक है, फिर पेरू, जायर एंड ऑस्ट्रेलिया। तो 12 कंट्रीज हो गई, इसके अंदर मेगा बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। देन हम जो चीज़ें पढ़ेंगे सारी किसके अंदर पढ़ेंगे बेटा, टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी क्या होती है, ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। जो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, आइडेंटिफिकेशन, किस तरह से आइडेंटिफिकेशन। देन हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, नॉमेनक्लेचर। ओके बेटा, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होगा, आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनिज्म को अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होगा, बिहेवियर एंड अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा, ग्रुपिंग करना अकॉर्डिंग टू द सिमिलर कैरेक्टर्स बट डिसिमिलर टू अदर। दूसरों से क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। और नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, टू गिव द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को नाम देना, उसे हम क्या कहेंगे, नॉमेनक्लेचर। देन हमने 4 फादर पढ़े हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी,
ठीक है बेटा। देन फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बॉटनी, इनके बारे में हालांकि डिस्कस करूंगी मैं, आपको जब क्लासिफिकेशन बताऊंगी तो याद रख लेना कार्लस लिनियस। ओके बेटा। बायोलॉजी के हमने क्या कहा, एरिस्टोटल, इनके भी एरिस्टोटल ही होते हैं, और इनके कौन है बेटा, थियोफ्रेस्टस। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। तो मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। अगर हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन तो खाली उसकी एक डेफिनेशन आती है, क्लासिफिकेशन को हमने सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो मैं क्लासिफिकेशन आपको बाद में करवाऊंगी, उससे पहले मैं आपको नॉमेनक्लेचर करवाऊंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है बेटा, ओके।